हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। जैसा कि हम चैप्टर 7 के थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे और हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में जो है पहला थ्योरी हमारा डिस्कस कर लिया, दैट इज योर लेमार्किज्म या फिर एक्वायर्ड लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि लेमार्क ने हमको कहा था कि एक एनिमल अपने लाइफ स्पैन के दौरान जो भी कैरेक्टर्स को एक्वायर करेगा वो उसके जो है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द यूज और डिसयूज। मतलब कि अगर एनिमल अपने लाइफ स्पैन में किसी ऑर्गन का यूज बहुत ज्यादा तरीके से कर रहा है तो उसमें ज्यादा डेवलपमेंट आएगा, बड़ा हो जाएगा, वो फंक्शनिंग बढ़ेगा उसका। या फिर अगर वो यूज कम कर रहा है तो उसका फंक्शनिंग कम हो जाएगा, साइज घट जाएगा। तो इस तरह का जो है पोस्टुलेट्स लेमार्क ने दिया था पिछले थ्योरी में, जिसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। अगस्त ब्रिजमैन ने जिसे क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, सोमैटिक सेल में आने वाले चेंजेस जो है इनहेरिटेड नहीं होते। तो बच्चों आज जो है हम दूसरा थ्योरी पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन का, और आज का थ्योरी जो है इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो आज का जो हमारा थ्योरी है दैट इज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये दूसरा होगा हमारा थ्योरी। ओके, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चों इस थ्योरी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डार्विन ने जो है, या फिर डार्विन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो कैसा था इवोल्यूशन की तरफ, या फिर उन्होंने हमको कैसे समझाने की कोशिश की कि इवोल्यूशन किस तरह से हुआ होगा। तो इस थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं और इसके डीमेरिट्स को भी देखेंगे हम लोग, इसके क्या क्या डीमेरिट्स रहे, क्या क्या जो है आपके ड्रॉबैक्स रहे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी के जो जो पोस्टुलेट्स है हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बस तो पोस्टुलेट्स पे जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो पहले अगर हम इस थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट्स है, इस पहले पोस्टुलेट की तरफ अगर हम डिस्कस करें, एक मिनट में कलर चेंज कर दूं यहाँ पर। जैसे कि हम इस थ्योरी के पहले पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करें, ठीक है ना। तो पहला पोस्टुलेट हमको कहता है ओवर प्रोडक्शन। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारे प्लेनेट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स के पास एक एनॉर्मस पावर है रिप्रोडक्शन की, कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक अनलिमिटेड वे ऑफ रिप्रोडक्शन आपका कर सकता है, अपनी संख्या वृद्धि कर सकता है। इसका मतलब ये है बस, ठीक है ना। तो कोई भी एनिमल जितनी मर्जी चाहे वो अपना क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, फिर रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो वही है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। possesses enormous power of reproduction। ये हमारा हो गया पहला पोस्टुलेट, ठीक है ना। अब हम दूसरे पोस्टुलेट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज। दिस इज आवर सेकंड पोस्टुलेट इन दिस थ्योरी। देखो बच्चों, जैसे कि हमको पहला पोस्टुलेट कहता है ओवर प्रोडक्शन, मतलब कि सारे ऑर्गेनिजम्स के पास एक एनॉर्मस पावर है रिप्रोडक्शन। और अगर ऐसा होता है बच्चों, तो हमारा जो प्लेनेट है किसी एक प्रकार के एनिमल से जो है भरा पड़ा होता है आपका। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है अपने कॉलोनीज को, कुछ कुछ बैक्टीरिया तो विद इन 20 मिनट जो है अपने बैक्टीरियल कॉलोनीज को डबल कर देते हैं। तो उनमें इस रिप्रोडक्शन रेट के होने के बावजूद भी उनका जो पॉपुलेशन का साइज है वो एक कांस्टेंट है आपका। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे पूरे प्लेनेट को घेर लिया। या फिर जैसे कि हम एस्केरिस के बारे में बात करें, तो एस्केरिस भी जो है अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में पर टाइम एग लेइंग में वो अपने लैक्स ऑफ एग ले करता है। अगर सारे एग सर्वाइव कर गए तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कि हमारा जो पूरा प्लेनेट है वो एक समय ऐसा आएगा कि एस्केरिस से भर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबका जो है एक कांस्टेंट साइज होता है हर पॉपुलेशन का, चाहे उनमें एनॉर्मस पावर रिप्रोडक्शन का रहे भी तो। क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते वो हमको आगे पता चलेगा, ठीक है ना।
तो ये होगा कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज। तो बट तब तो ये हमको पोस्टुलेट यही कहता है कि यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन का साइज है कांस्टेंट रहता है। सो पॉपुलेशन साइज ऑफ ए स्पीसीज remains कांस्टेंट। तो स्पीसीज का जो पॉपुलेशन साइज है वो कांस्टेंट रहता है। अब देखो तीसरा पोस्टुलेट आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। तीसरा पोस्टुलेट हमको समझाएगा कि ये क्यों मेंटेन हो रहा है आपका, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक एनिमल के पास आपका क्या है, हर एक एनिमल के पास जो है एनॉर्मस ये कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है हर एक स्पीसीज का जो पॉपुलेशन साइज है वो कांस्टेंट है। रीजन यही है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण, क्योंकि हमारे प्लेनेट में जो रिसोर्सेस है, चाहे वो लैंड हो गया, फूड हो गया, वो सारे के सारे कांस्टेंट। तो इसीलिए चाहे पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिज्म कितना ही बढ़ा ले, एक स्पीसीज अपने पॉपुलेशन को जितना ही बढ़ा ले, एक समय ऐसा आएगा कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में आपका कंपटीशन होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करने वाले हैं, और जिसके कारण सारे ऑर्गेनिज्म बच्चों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ओवर प्रोडक्शन होने के बावजूद भी पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो अवेलेबल रिसोर्सेस आर लिमिटेड है। तो ये एक रीजन हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में हमने तीन पोस्टुलेट को पढ़ा, ये आप समझ के होंगे। पहला है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज, साइज का जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो कांस्टेंट रहता है, और तीसरा है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज है लिमिटेड है, उसके कारण आपका जो पॉपुलेशन का साइज वो कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब चौथा पोस्टुलेट आप लोग, ठीक है ना। तो जो चौथा पोस्टुलेट है वो हमको कहता है स्ट्रगल। तो इसके कारण क्या होगा, अब स्ट्रगल होगा एनिमल्स के बीच में, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। किस तरह का कंपटीशन हो सकता है, जैसे कि इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा हो सकता है जैसे कि इंटर स्पेसिफिक, और एक कंपटीशन होता है एनवायरमेंटल, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल के बीच में, ये हम समझ गए। लेकिन फिर भी हर एक जो स्पीसीज है उसके पॉपुलेशन का साइज आपका कांस्टेंट है। रीजन हमने क्या बताया, रीजन है कि रिसोर्सेस वगैरह जो है वो लिमिटेड है, फूड हो गया आपका, लैंड हो गया। और अगर ये सारी चीजें लिमिटेड है तो स्ट्रगल तो होना ही होगा एनिमल्स के बीच में। तो स्ट्रगल कितने तरह का हो सकता है एनिमल के बीच में। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब कि यहाँ पर सेम स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में जो है आपका क्या होने वाला है, स्ट्रगल होने वाला है, ठीक है। अगर एनिमल का जो स्पीसीज है सेम है तो उनका फूड भी सेम होगा, है कि नहीं। कुछ सेम तरह के स्पीसीज सेम तरह के फूड ही खाने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में स्ट्रगल कौन कौन सी चीजों के लिए होगा। पहली बात तो स्पेस के लिए होगा, फूड के लिए होगा, और मेटिंग के लिए होगा। आपका मेटिंग मतलब ब्रीडिंग के लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है सेम स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल किस किस तरह का हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रगल जैसे मैंने कहा स्पेस के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, या फिर आपके ब्रीडिंग के लिए हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना। तो यहाँ पर कंपटीशन स्पेस और फूड के लिए होगा आपका, तो मीटिंग तो पॉसिबल है नहीं दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, ठीक है ना। और एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या होता है बच्चों, एनवायरमेंटल स्ट्रगल का मतलब होता है कि मान लो अभी एक पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर तरह के एनवायरमेंट में कंफर्टेबल है। मान लो वार्म क्लाइमेट में वो कंफर्टेबल है, लेकिन अचानक से मान लो कि उस जगह का, उस जो भी जियोग्राफिकल एरिया है वहां का टेम्परेचर लो होने लगा आपका, ठीक है ना। अब सारे के सारे एनिमल वहां पर कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब वही एनिमल अच्छे से सरवाइव कर पाएगा जो थोड़ा सा कोल्डर क्लाइमेट में आपका जो है एडजस्ट हो पाएगा जल्दी। और जो एनिमल कोल्डर क्लाइमेट में जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाएगा वो स्ट्रगल करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो एक एनवायरमेंटल स्ट्रगल तो ये हमेशा होता ही है,
क्योंकि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो कांस्टेंट होता है बच्चों, एनवायरनमेंट में हमेशा चेंज आता ही रहेगा आपका। तो जो बेटर एडाप्टेड एनिमल होगा वो आपका स्ट्रगल में सबसे अव्वल आएगा, और जो एनिमल बेटर एडाप्टेड नहीं होगा उसके सर्वाइवल के लिए जो है वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो देखो चीजें लिमिटेड है, यहाँ पर रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसके कारण जो है एनिमल्स के बीच में स्ट्रगल हो रहा है। अब इस स्ट्रगल के बीच में कौन सा एनिमल जो है आपका अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, विच एनिमल विल बी एबल टू सरवाइव, ओके, या फिर कौन जो है अपने प्रोजनी को सबसे ज्यादा छोड़ के जा पाएगा, तो वो डिसाइड करता है वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस या फिर डिसिमिलैरिटीज अमंग अ पॉपुलेशन, ठीक है ना, अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम पॉपुलेशन। मान लीजिए कि डॉग के पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो डॉग के पॉपुलेशन में आप लोग देखोगे कोई डॉग बहुत बड़ा है, कोई डॉग बहुत छोटा है, ठीक है ना। चलो ये तो अलग अलग ब्रीड के हो गए आपके, इसीलिए ठीक है। तो एक ही स्पीसीज में आपका क्या होता है, एनिमल्स के बीच में हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलता है। किसी डॉग के बाल लंबे होते हैं, किसी डॉग का साइज छोटा होता है, किसी डॉग का सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा होता है, तो ये वेरिएशन आ गए। तो इन्हीं वेरिएशन के कारण ये जो एनिमल है अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में सरवाइव कर पाता है। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ, एक एनिमल के अंदर जो है उसके लंबे लंबे बाल हैं, तो वो कोल्डर क्लाइमेट में जो है अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। वो वार्मर क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको बहुत गर्मी लगने वाली है वहां पर, ठीक है ना। या फिर कोई एनिमल है जिसका बॉडी हेयर बहुत कम है, तो वो वार्मर क्लाइमेट में बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा, ठीक है ना। तो एक ही स्पीसीज में अगर हमको जो है डिफरेंसेस नजर आते हैं उन एनिमल्स के बीच में, तो उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। और ये जो वेरिएशन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एनिमल के सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। देखो वेरिएशन का मतलब मैं लिख दूं आप लोगों के लिए यहाँ पर, अगर मैं वेरिएशन का मतलब लिखूं तो डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। अब वेरिएशन कितने तरह के हो सकता है, अगर मैं वेरिएशन के बारे में बात करूं, वेरिएशन जैसे कि बेनिफिशियल हो सकते हैं, एक बेनिफिशियल आपका जो है वेरिएशन हो गया, एक हार्मफुल वेरिएशन हो गया, और एक मैं बताऊं तो यूजलेस वेरिएशन, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये वेरिएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि एनिमल जो है स्ट्रगल में आगे की तरफ सरवाइव करेगा कि नहीं, ठीक है। बेनिफिशियल वेरिएशन जैसे कि मान लो कि दो डॉग के स्पीसीज है, एक के बाल बहुत लंबे हैं और एक के बाल बहुत छोटे, ठीक है। जिस स्पीसीज के बाल बहुत लंबे लंबे हैं वो आपका आराम से कोल्डर क्लाइमेट में सरवाइव कर लेगा, जिसके लंबे लंबे हैं वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जिसके छोटे छोटे हैं वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको गर्मी लगेगी, ठीक है ना। और यूजलेस वेरिएशन कैसा हो गया, बाल का कलर कौन सा, कलर से कोई मतलब नहीं है, कोल्डर क्लाइमेट में तो बाल लंबे होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के वेरिएशंस होते हैं। तो इंडिविजुअल विथ द बेनिफिशियल वेरिएशंस इज मोर अडॉप्टेड, तो जिसमें बेनिफिशियल वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा अडॉप्टेड होता है, ठीक है ना। और जो एनिमल ज्यादा अडॉप्टेड होता है उसी को नेचर सिलेक्ट करता है आपका, ये हम अभी अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे तो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी तक हमने जो जो चीजें डिस्कस कर ली, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पोस्टुलेट्स में, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पोस्टुलेट में हमने अभी तक 4 जो है पोस्टुलेट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के पोस्टुलेट्स में 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट जैसे कि मैं बताऊं, ओवर प्रोडक्शन, हर एक एनिमल के पास जो है रिप्रोडक्शन का जो है एनॉर्मस पावर होता है आपका। दूसरा था आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज, एनॉर्मस जो है रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी होने के बाद भी स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है वो साइज उनका लिमिटेड है आपका। जो हमको तीसरा पोस्टुलेट समझाता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है और लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण चौथा पोस्टुलेट है उनके बीच में आपका स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल जो है इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। और इस स्ट्रगल में जो एनिमल सबसे ज्यादा अडॉप्ट करेगा उसी का ही नेचुरल सिलेक्शन होने वाला है बच्चों। और कौन ज्यादा अडॉप्ट कर पाएगा, जिसमें एक बेनिफिशियल वेरिएशन होगा आपका,
ठीक है ना। अगर उसमें हार्मफुल वेरिएशन हुआ तो आपका वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यूजलेस वेरिएशन तो वैसे भी उस टाइम पे उसका काम आने वाला नहीं है आपका, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चौथे पोस्टुलेट की तरफ। तो चौथा पोस्टुलेट क्या कहता है, हम इसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो चौथा पोस्टुलेट हमको यहाँ पर कहता है दैट इज योर नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको नेचुरल सिलेक्शन कह ले या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओके। और ये कौन से एनिमल सरवाइव कर पाए, जिसमें बेनिफिशियल वेरिएशंस था, ठीक है ना। सो इंडिविजुअल विद बेनिफिशियल वेरिएशंस will be selected by nature। बस तो वेरिएशंस तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है एनिमल को जो है नेचुरली सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो है हमारा सातवां पोस्टुलेट कहता है इस थ्योरी का दैट इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब देखो यही जो वेरिएशन है, जो छोटे छोटे वेरिएशन है, इन वेरिएशन के कारण जो है एनिमल क्या हो रहा है, नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है। मतलब नेचर में मान लो वो वाला डॉग सिलेक्ट हो रहा है कोल्ड क्लाइमेट में जिसके बाल लंबे लंबे हैं। अब ये जो एनिमल सिलेक्ट हुए हैं जिनके बाल लंबे लंबे हैं कोल्डर क्लाइमेट में, ये आपस में मीटिंग करेंगे ऑब्वियसली, जैसे कि पहले हमने बात की थी एनिमल्स के पास एनॉर्मस कैपेबिलिटी होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब जब ये धीरे धीरे मीटिंग करने लगेंगे बच्चों, तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ही एनिमल्स आने लगेंगे जो कोल्डर क्लाइमेट में बहुत ज्यादा आपके क्या हो अडॉप्टेड हो, या फिर कोल्डर क्लाइमेट में बहुत ज्यादा अडॉप्टेशन शो करे। और ये फेवर करेगा उनमें जो नए नए वेरिएशंस आते रहेंगे आने वाले जनरेशन में। तो आने वाले जनरेशंस में ये जितने छोटे छोटे बेनिफिशियल वेरिएशन आते जाएंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में आपका क्या होता रहेगा, इनहेरिट होता रहेगा। और जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा आपका कि एक नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा इन छोटे छोटे वेरिएशंस के एक्युमुलेशन के कारण आपका, ठीक है ना। तो हियर न्यू स्पीसीज एमर्ज बाय gradual accumulation of small fluctuating variations, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस जो आने वाले जनरेशन में आएंगी, ऑब्वियसली इनको अगर ये बेनिफिशियल वेरिएशन हुआ तो नेचर इनको सिलेक्ट करेगा एंड दिस विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट जनरेशन। और इस तरह से इन वेरिएशंस के एक्युमुलेशन के कारण एक समय पे जो है एक नया स्पीशीज आपका एस्टेब्लिश होगा, ठीक है ना। तो ये हमको किसने समझाया, ये हमको समझाया डार्विन के थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है। जहां पर सबसे बेस्ट अडॉप्टेड एनिमल होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, नेचर उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब बच्चों ये थ्योरी तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन 6 पोस्टुलेट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोस्टुलेट्स के क्या क्या ड्रॉबैक रहे होंगे। ओके, लेट्स डिस्कस द ड्रॉबैक्स नाउ। तो ड्रॉबैक्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है बच्चों, यहाँ पर डार्विन ने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा जो है आपका फिट होगा वही सर्वाइव करने में, ठीक है ना। चलो सही बात है, लेकिन वो ये अच्छे से नहीं समझा पाए हमको कि वो जो है जो फिट एनिमल है जो सरवाइव कर रहा है वो आया कहाँ से। वो उसको अच्छे से नहीं समझा पाए कि उसमें ऐसे चेंजेस कहाँ से आए, उसमें ऐसे वेरिएशंस कहाँ से आए कि वो उसको जो है नेचर ने सिलेक्ट किया आपको। So he can't explain or fails to explain the arrival of the fittest. Okay, so fails to explain arrival of the fittest.
तो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को ये अच्छे से समझा नहीं पाए। और दूसरा बात जो दूसरा ड्रॉबैक है वो आपका सेम रहेगा एज डेट ऑफ द लेमार्किज्म कि सोमैटिक वेरिएशंस जो आते हैं या फिर जो सोमैटिक चेंजेस आते हैं बॉडी में वो इनहेरिट नहीं होता है, ठीक है ना। तो सोमैटिक वेरिएशंस नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं होने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई एक जो है वहां पर इस तरह का डॉग रहा होगा कोल्ड क्लाइमेट में, जिसके बॉडी में चर्बी बहुत ज्यादा रहा होगा, आपका सबक्यूटेनियस फैट बहुत ज्यादा रहा होगा क्योंकि उसके डाइट के वजह से, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट नहीं होगा। वो सोमैटिक वेरिएशन के कारण वहां पर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव नहीं करेगा अगर उसके लंबे लंबे बाल नहीं हुए, ठीक है ना। तो सोमैटिक वेरिएशन इनहेरिट नहीं होता, उसको भी ये जो है समझा नहीं पाए। तीसरा जो है दैट इज द नो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। डार्विन यहाँ पर जो ग्रुप्स क्लोजली रिलेटेड थे, जैसे कि पहले एक स्पीसीज हुआ करता था, लेटर ऑन उसी से इवॉल्व होकर जो एक नया स्पीसीज बना, लेकिन इन दोनों स्पीसीज के बीच में कोई भी कनेक्टिंग लिंक वाला एनिमल था ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचानक से एक स्पीसीज से दूसरा स्पीसीज बन गया। देयर शुड बी एनिमल्स जो कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करे, लेकिन ये कनेक्टिंग लिंक के बारे में भी नहीं समझा पाए हमको, ठीक है ना। ओके, चौथा दैट इज फेल्स टू एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस वो होते हैं जो एक एनिमल में सडन चेंज ले आते हैं। सडन चेंज के कारण जो है एक नया स्पीसीज बन जाता है आपका, जो ज्यादातर म्यूटेशंस के कारण होता है बच्चों। इनको डिसकंटिन्यूअस चेंज, तो उन्होंने कहा था कि जो है ओवर द जनरेशंस एंड जनरेशन थोड़ा 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 करके जो है वेरिएशंस आपका एक्युमुलेट होंगे, जिसके कारण एक समय एक नया स्पीसीज आपका बनेगा जो कंटिन्यूअस, इनको कंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन मतलब इतना समय नहीं लगेगा जनरेशन टू जनरेशन, बहुत ही कम समय में एक नया स्पीसीज डेवलप होगा जो एक्चुअली म्यूटेशंस के कारण होता है, जो इसको नहीं समझा पाए, ठीक है ना। सो दिस discontinuous variations they are cannot be explained by the Darwin। और पांचवा जो ड्रॉबैक है ये जो है फेल रहे आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स को समझाने के लिए। तो फेल्स टू एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसा कि इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब एनिमल में वही सारे ऑर्गन या फिर वही सारे स्ट्रक्चर्स को नेचर सिलेक्ट करेगा जो बेनिफिशियल है उस एनिमल के लिए अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर उस समय कैसा एनवायरमेंटल कंडीशन रहा होगा। तो जो भी ऑर्गन्स काम में नहीं आएंगे वो एनिमल को तो नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया होगा ना। तो लेकिन अभी भी हमको एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों देखने को मिलता है फिर, अगर नेचर ने उनको सिलेक्ट ही नहीं किया था उन एनिमल्स को, तो व्हाई वी गेट द वेस्टिजियल ऑर्गन्स नाउ। तो जो डार्विन है वो वेस्टिजियल ऑर्गन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये है ड्रॉबैक्स बच्चों, ठीक है ना। तो ड्रॉबैक्स को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमको नहीं समझा पाए कि जो फिट एनिमल है वो कैसे आया, उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। इन्होंने हमको ये तो कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सोमैटिक वेरिएशंस के बारे में भी बात करते थे जो इनहेरिट नहीं होता है आपका, ये एक ड्रॉबैक रहा। कोई कनेक्टिंग लिंक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देन इट फेल्स टू एक्सप्लेन द डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो ज्यादातर म्यूटेशन के कारण आता है। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी जो है क्यों प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स के बॉडी में, इसको भी नहीं समझा पाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डार्विन जो एनिमल फिट नहीं थे उनको नेचर ने सिलेक्ट ही नहीं किया था, तो जो ऑर्गन यूजफुल नहीं थे वो उन एनिमल के साथ ही जो है पेरिश हो गया होगा। लेकिन आज भी हमको वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों देखने को। तो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स। ओके, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बच्चों इस लेक्चर के साथ हमने दो थ्योरी जो है कंप्लीट किया। पहला थ्योरी जो हमने कंप्लीट दैट इज द लैमार्किज्म। अब हमने जो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमने डिस्कस किया, और अगले लेक्चर में हम लोग जो है एक अगला थ्योरी डिस्कस करने वाले एवोल्यूशन का, दैट इज द हुगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी। देन विल बी डिस्कसिंग द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आप लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा बच्चों, और अगर कोई डाउट रहा है इस लेक्चर में तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपके हर क्वेश्चंस का आंसर करेंगे।
थैंक यू एवरीबॉडी।